નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, હું વિજય ગોસ્વામી. ઇન્ટરનેશનલ જે વાત કરી રહ્યા છે, આજે આપણે નેશનલ અને ઇન્ટરનેશનલ જે એજ્યુકેશનની વાતો છે એ કરીશું. અને આજે વાત કરવાની સાથે આપણે જે આજનો શિક્ષણ વિશેનો ખરેખર કોરોના પછી જ્યારે આપણે કોરોના સમય દરમિયાન મળી રહ્યા છે, તો કોરોનાનો જે એક સબ્જેક્ટ છે એ લઈને વાત કરીશું. કોરોનાના સમયની અંદર જે વિદ્યાર્થીઓની ચિંતા છે, વાલીઓની ચિંતા છે, એ નિરાકરણ કરવા માટે, કારણ કે હાલ જે પરીક્ષાનો દોર આ વખતે થયો નથી, એટલે વિદ્યાર્થીઓ અને વાલીઓ ચિંતિત છે કે શું કરીશું શું નહીં. એ ચર્ચામાં આજે આપણી સાથે ઉપસ્થિત છે એવા ઇન્ટરનેશનલ જે વિદ્યાર્થીઓ માટે मोटिवेशनल करना मोटिवेशनल स्पीकर गौरव यादव जी. गौरव जी स्वागत है. थैंक यू सर. थैंक यू विजय जी. गौरव जी, मैं ये बोल रहा था कि जिस तरह से कोरोना की बात की जाए, कोरोना ने पूरे विश्व में महामारी का जो स्वरूप लिया था, इसके कारण जो एजुकेशन का जो स्तर था वो पूरा कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हुआ है. क्या कहेंगे उसके बारे में? सर देखिए, अभी कोरोना की वजह से न सिर्फ एजुकेशन बल्कि सूरत जो है ये व्यापार की कैपिटल है. जैसे दिल्ली देश की कैपिटल है, वैसे ही सूरत जो है वो आर्थिक राजधानी है. सूरत ने इतने हीरे, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज देश को दिए हैं. और बल्कि जहां तक मैं गुजरात की बात करूं तो गुजरात ने तो देश की आजादी हो, चाहे देश के अभी करंट प्रधानमंत्री हो, तो गुजरात ने हमेशा एक दिशा दिखलाई है. मगर कोरोना वाकई में एक चैलेंज तो है, मगर चैलेंज जब जब पूरे विश्व के सामने आया और पूरे हिंदुस्तान के सामने आया, तब तक हिंदुस्तान ने एक नई राह पूरी देश और पूरी दुनिया को दिखाने का काम करा है. हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने भी पूरे विश्व को यह करके बताया कि आज अमेरिका जैसे बड़े देश, इजिप्ट जैसे बड़े देश और यूके जैसे बड़े देश जहां परेशान है, वहां हम जैसे भारतीयों ने आज पूरे विश्व को एक दशा और दिशा दिखलाने का काम करा है. और शिक्षा में भी आने वाले समय में जब हमारे यहाँ पे आप देखेंगे, पुराने जमाने में नालंदा यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, जब पूरा विश्व देखता नहीं था सर, सोचता नहीं था, उस समय भारत ने एक दिशा दिखलाई थी कि संस्कार के साथ साथ विश्व में शिक्षा कैसी होनी चाहिए. मुझे पूरा यकीन है, अभी हम आगे भी आज बात करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, शिक्षा के मामले में अब भारत आने वाले समय में जैसे पहले सोने की चिड़िया हुआ करता था, संस्कार में भी, व्यापार में भी और शिक्षा में भी इस कोरोना के बाद पूरा विश्व एक नए भारत को देखेगा और वो नया भारत आने वाले समय में पूरे विश्व को दिशा दिखलाएगा. हाँ गौरव जी, बहुत अच्छी बात की आपने. कोरोना के बाद की अगर बात की जाए तो शिक्षा के भविष्य की, जैसे आपने तो भी बहुत अच्छी तरह से बताया, लेकिन अगर पेरेंट्स को कुछ सुझाव देना चाहता है कि ये भविष्य कैसा रहेगा आने वाले समय में. देखिए, पेरेंट्स, क्योंकि जीटीपीएल काफी पॉपुलर चैनल है, हम कोटा में बैठ के भी कई बार आपकी क्लिपिंग्स आती हैं, आप सोशल खबरों हैं चाहे न्यूज हो, ईमानदारी से बताते रहते हैं. तो हमारा क्वेश्चन की शुरुआत हो चुकी है. अच्छा, कॉलर जुड़े हुए हैं जी. हेलो जी, आपका क्वेश्चन बताइएगा, हमारे जो गेस्ट है उनको. हेलो. हाँ, अभी मैं ये लाइव डिबेट देख रहा हूँ, तो मुझे क्वेश्चन पूछना था. बताइए बताइए, आपका लाइव क्वेश्चन जा रहा है, आप तुरंत बताइए. अच्छा, तो अभी है ना, मेरा भाई 10वीं क्लास पास कर दिया है, तो उसको आगे साइंस में बढ़ना है तो वो कैसे बढ़ सकता है? जी बहुत अच्छा. जी, हमारे एक कॉलर का प्रश्न था कि जिस तरह से अभी 10वीं की जो रिजल्ट्स के बाद की अगर बात की जाए और आगे पढ़ना है तो क्या किया जाए. देखिए, जैसा कि आपका प्रश्न था कि अभी पेरेंट्स की क्या भूमिका होनी चाहिए और बच्चे की क्या भूमिका होनी चाहिए. आप जितने पेरेंट्स होंगे जो आज 50 साल 55 साल में, आप लोग देखते होंगे कि आपके जमाने में पढ़ाई को लेकर इतनी अवेयरनेस नहीं थी. 60% जिसका आता था पूरे मोहल्ले में उसका गुणगान किया जाता था. तो अभी ट्रेंड बदला है, मोबाइल एजुकेशन भी आ चुकी है और इसके साथ साथ में पेरेंट की एक बड़ी भूमिका है कि आप बच्चों को ट्रैक करें. ये मोबाइल फोन आज शिक्षा का भी माध्यम है और बच्चे के बिगड़ने का भी माध्यम है. आज बच्चा आपसे बोलता है साहब मैं पढ़ाई कर रहा हूं, तो आपको चेक करना पड़ेगा पेरेंट को कि क्या वो पढ़ाई कर रहा है, उसने क्या ये नोट्स बनाए या नहीं बनाए, किस तरीके से बनाया. भले आप पढ़े लिखे नहीं है, आपका बच्चा मान लीजिए 10 बजे फोन लेके बैठा, आप 11 बजे उसे चेक करें कि क्या बच्चे ने कितना पढ़ा कितना नहीं पढ़ा. एक चौकीदार की तरह आपको अपने बच्चे की शिक्षा के लिए उसकी देखभाल करनी पड़ेगी. आज के समय में ये हो चुका है, एक जमाना था जब दशरथ के एक वचन को पूरा करने के लिए राम जी ने 14 वर्ष का वनवास काटा था. आज बच्चों के कहने पर या माता पिता के कहने पर बच्चा थोड़ा सा भी काम नहीं करता. तो हमें हमारे बच्चों के अंदर राम जैसा चरित्र और कृष्ण जैसी समझदारी डालने की जरूरत है, तब हम आगे बढ़ पाएंगे. जी, हमारे कॉलर का प्रश्न है. जी, आपका प्रश्न बताइए. हेलो. हाँ, आपका प्रश्न बताइए.
सर अभी मैंने फोन किया था तो मैं ये जानना चाहता हूँ 10वीं के बाद साइंस में कौन कौन से फील्ड अवेलेबल है, ठीक है। तो उसमें हम लोगों को आगे बढ़ना है तो कोटा में जो ये सर बता रहे हैं कोटा की शिक्षा, ठीक है, कोटा हब है, तो उसमें हमारा बच्चा कैसे सूरत में कुछ कर सकता है वो मुझे जानना था सर। ठीक, इसमें देखिए अभी कोटा, मैं भी कोटा से आता हूं और कोटा एक शिक्षा नगरी है। हमने लगभग 1.5 लाख बच्चा कोटा के अंदर में था और उस बच्चे को स्पेशली हमने ट्रेन्स वहां से चलवाई। लोकसभा अध्यक्ष माननीय ओम बिरला जी वहां से आते हैं, खासकर उन्होंने कोऑर्डिनेट करा कि बच्चा अपने घर पे जा पाए। एक चीज तो है, अब कोरोना के बाद आप चाहे कोटा हो, अहमदाबाद हो, दिल्ली हो, मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप एक ऐसी जगह पर बच्चे को रखें जहां बच्चा सुरक्षित हो और जिस संस्थान में सोशल डिस्टेंसिंग अवेलेबल हो। आज अगर बच्चे सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं करेंगे तो हमें दिक्कत होगी। तो 10वीं के बाद जैसे आप आईआईटी की तैयारी कर सकते हैं, आईआईटी की तैयारी करके आप इंजीनियर बन सकते हैं। आज आप देख रहे होंगे इस समय में सब लोग घर पे बैठे हैं, सब लोग घर पे बैठे हैं, मगर काम कर रहा है एक इंजीनियर, काम कर रहा है एक डॉक्टर, और वही डॉक्टर और इंजीनियर बनाने का काम जो है वो कोटा का सिस्टम करता है। आज पूरा गुजरात सौभाग्यशाली है। मैं भी आज यहाँ पे आया, सूरत व्यापारियों के लिए भी फेमस है, हीरो के लिए भी फेमस है, मगर माननीय श्री वल्लभ भाई सवानी बापूजी ने एक इनिशिएटिव लिया आज से 2 साल पहले, जो पीपी सवानी ग्रुप के फाउंडर है, वो खुद कोटा आए और उन्होंने कहा साहब ये कोटा में ऐसी कौन सी ज्ञान की गंगा बह रही है जो सूरत में नहीं बह रही, जो गुजरात में नहीं बह रही, ऐसा क्या कारण है। मैं विश्व के किसी कोने में जाऊं तो मुझे गुजरात से एक व्यापारी मिलता है, मगर अगर मैं एम्स में कहीं इलाज कराने जाऊं तो मुझे एम्स में कोई गुजराती डॉक्टर नहीं मिलता। तो ये पीड़ा लेके वो कोटा आए, कोटा के विभिन्न संस्थानों को उन्होंने देखा और गुजरात में, यानी कोटा को वो गुजरात लेके आए। और आज आप लोगों को जान के खुशी होगी, इस कोरोना के टाइम पे बापूजी के मार्गदर्शन में हमने एक मोबाइल ऐप डेवलप करा है पीपी सवानी का, जिसके थ्रू बच्चा घर बैठ के लाइव क्लास भी ले सकता है और डीपीपी लेक्चर सब कुछ अपने मोबाइल पे ले सकता है। उसकी पूरी चेकिंग का पैरामीटर भी अवेलेबल है। और हम न सिर्फ पूरे सूरत में बल्कि पूरे गुजरात में पीपी सवानी सीएफई का आप ये ऐप डाउनलोड करेंगे तो आपको पूरे इंडिया में उस क्वालिटी के लेक्चर्स नहीं मिलेंगे। बापूजी का एक सपना है, उन्होंने कहा है कि मेरे गुजरात का हर गरीब बच्चा, हर अमीर बच्चा या कोई भी किसी समाज का किसी वर्ग का बच्चा हो, आने वाले 2 साल के समय में गुजरात का हर एक बच्चा, चाहे जेई हो, चाहे नीट हो, चाहे सीए हो और सीपीटी हो, शिक्षा में भी आज जिस तरह गुजरात व्यापार में नंबर 1 है, वैसे ही शिक्षा में हमारा गुजरात नंबर 1 बने। इस भावना के साथ उन्होंने कोटा से हम लोगों को यहाँ पे रखे ये जिम्मेदारी दी है। गौरव जी, मैं ये बहुत सारी बातें विद्यार्थी भी जानना चाहते हैं। एक बहुत विश्वव्यापी एक अगर प्रश्न की जाए, एजुकेशन एक ऐसी चीज है जिससे मतलब अगर गरीब, जो भी कोई गरीबी आदमी की दूर करनी है तो एक एजुकेशन ऐसी चीज है जो सपनों को साकार करने में बहुत सारी मदद करती है। तो रोल इन एजुकेशन के अंदर अगर बात करें तो शुरुआत करेंगे पेरेंट्स से। पेरेंट्स का रोल क्या होना चाहिए एजुकेशन के लिए? विजय भाई, आपका बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। मैं कई सारे चैनल्स में या टॉक शोज में जाता हूं, अभी मैं बच्चों के पेरेंट्स से भी बात करता हूं, हम वेबिनार्स ले रहे हैं अभी। तो पेरेंट की क्या जिम्मेदारी है? देखिए, गुजरात में मैं पिछले 3 साल से मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि माननीय श्री वल्लभ भाई सवानी जी के नेतृत्व में मुझे गुजरात की शिक्षा में काम करने का मौका मिला। मैं सौराष्ट्र भी गया, सूरत भी गया, गरीब अमीर सब बच्चों से मिला। अभी पेरेंट किस काम में लगे हुए हैं कि वो लगे हुए हैं पैसा कमाने में। लेट से आपने 100 करोड़ रुपए कमा लिया। हमारे राजस्थान में कहावत है सर, आपने भी सुना होगा कि पूत सपूत तो क्यों धन संचय और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। यानी अगर आपका बच्चा खराब है, बिगड़ा हुआ है, बदमाश है, तो आप पैसा इकट्ठा करके क्या कर लोगे? वो बर्बाद कर देगा। और अगर आपका बच्चा सपूत है, पढ़ा लिखा है, अच्छा है, तो वो पैसा अपने आप ही कमा लेगा। तो पेरेंट की सर आज जिम्मेदारी ये है, एक तो घर का माहौल अच्छा रखे। कई बार क्या होता है, माता पिता घर में लड़ाई करते हैं, बच्चे पे उसका असर खराब जाता है। बच्चे को आप कहो, पेरेंट खुद ही घर में झूठ बोलते हैं या कई बार मैं देखता हूं कुछ अब्यूजिव लैंग्वेज भी पेरेंट यूज करते हैं अपने स्टाफ के लिए, तो बच्चे पे असर पड़ता है। जिस तरीके से आप अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए मेहनत करते हैं, उसी तरह आप अपने बच्चे की परवरिश के लिए मेहनत कीजिए। आपको आज अगर बच्चा कह रहा है साहब मैं मोबाइल पे पढ़ रहा हूं, तो आपको चेक करना चाहिए कि वो इस मोबाइल पे पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा। जाके देखो, वो हो सकता है चिढ़ेगा आपसे, मगर आपको रुकना नहीं है। मैं कई बार बच्चों को बताता हूं, भगवत गीता में, आपके यहां तो गुजरात की पावन भूमि द्वारिका भी है, भगवान श्री कृष्ण ने यहां पे आए
और उन्होंने दूसरे अध्याय में गीता में अर्जुन को कर्म की बात कही है। आज अर्जुन, आज के क्षेत्र में अर्जुन जो है ये युवा है, ये स्टूडेंट जो है वो अर्जुन है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि कर्मण्यवादी कार्यस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु भूर्मति संगोत्स वक्रमाणी। यानी हे अर्जुन, तुम अपना कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। आज बच्चा कैसे पढ़ता है, माँ बाप 10वीं क्लास में सर बच्चा होता है तो वो कहता है मेरे को आप मोबाइल फोन दिलाओगे तो मैं 90% लाऊंगा, या इस बार मेरे एग्जाम में मार्क्स अच्छे आ गए तो आप मेरे को ये वाली ड्रेस दिला दो, या मेरे को ये साइकिल दिला दो, ये गाड़ी दिला दो। क्या आज आप अपने बच्चे से ब्लैकमेल हो रहे हैं? ये सवाल आपको पूछने की जरूरत है। आपके जमाने में क्या होता था, आप पेरेंट्स से क्या मांग सकते थे आपके पिताजी से आज से 20 साल 50 साल पहले कि पापा मेरे को आप साइकिल दिलाओगे तो मैं पढ़ूंगा? वो कहते थे 2 थप्पड़ मारूंगा अपने आप सीधा हो जाएगा। आपको जहां बच्चे को डांटने की जरूरत है आप बच्चे को डांटिए, उस पर चेकिंग करिए। एक बच्चे का एसोसिएशन कैसा हो सर, संगत जो है, रामायण के अंदर भी लिखा है संत और असंत, यानी कि एक अच्छी खासी गाय को उसमें बताया गया है अगर मैं किसी खराब गाय के पास रख दूं तो वो भी जो है बिगड़ जाती है, यानी मतलब अच्छे से व्यवहार नहीं करती। एक कहानी भी थी कि 2 तोते थे, वो साथ में पैदा हुए और एक तोता जो है वो ऋषि के साथ रहा 10 साल और एक डाकू के साथ रहा सर। 10 साल बाद जब दोनों तोते मिले तो एक अब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर रहा था, गालियां बक रहा था, अच्छे से बात नहीं कर रहा था, और दूसरा जो संत के साथ रहा वो राम राम नाम जप रहा था। तो बच्चों के लिए पेरेंट अच्छे से उनका ध्यान रखें, उन्हें जिम्मेदारी का एहसास कराएं कि आपको अपने भविष्य के लिए क्या करना है। सही बात है। एक बहुत हमारे दूसरे कॉलर जुड़े हुए हैं आपसे बात करने के लिए। जी, आपका प्रश्न बताइए। तो मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे ये यादव जी बता रहे हैं कि स्पेशली वो पीपी7 से काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वो पीपी7 में क्या ऐसा सिस्टम दे रहे हैं क्या कोटा का पूरा एंड बच्चे को कोटा जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्या? और अगर वो दे रहे तो उससे जुड़ने का क्या किस हिसाब से रहेगा? देखिए सर, अभी मैं आप लोगों को बता दूं कि ये पूरे गुजरात के लिए जिस तरह भागीरथ जो है गंगा को धरती पे लेके आए थे, मैं ज्यादा बड़ी बात आप लोगों से नहीं करूंगा, पर हकीकत में जो पीपी सवानी के फाउंडर है बापूजी, उनकी ये इच्छा थी कि भाई गुजरात में हीरो का काम होता है, गुजरात में व्यापार की बात होती है, मगर गुजरात में शिक्षा की कहीं ना कहीं कमी है। वो आज 70-72 वर्ष के हैं, आप सब लोग दर्शक भी हैं। जो कर्म की बात करी गई, गीता में भी लिखा हुआ है, इंसान को भगवान श्री कृष्ण कहते थे कि मैं खुद कर्म करता हूं अपनी लाइफ में। आज भी अर्जुन मैं ये कर्म कर रहा हूं कि मैं तुम्हें समझा रहा हूं। ऐसे ही बापूजी खुद कोटा आए और पूरा का पूरा कोटा का सिस्टम यहां लेके आए। आज पूरे गुजरात में जहां पूरे संस्थान सर बंद है, पूरे के पूरे स्कूल्स बंद है, वहां 2 महीने पहले से आज पीपी सवानी हजारों बच्चों को डिजिटलाइज तरीके से एजुकेशन देने का काम कर रहा है। और हमने कोई ऐसा नहीं कि व्यापार इसकी इच्छा हो, हमने पीपी सवानी सीएफई एप्लीकेशन को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और जो शिक्षा कोटा में मिल रही थी उससे बेहतर शिक्षा आपके बच्चे अपने घर बैठे पा सकते हैं। हमारा विजन था 2 साल बाद का सर, कि 2 साल बाद गुजरात के गांव देहात का बच्चा भी अच्छी एजुकेशन ले पाए, मगर कोरोना, जहां मैं आपको वही कह रहा हूं कि सोच से मन के हारे जीत है और मन के हारे हार। आप मन में, हमने ये सोचा था 2 साल बाद हमारा लक्ष्य था पूरे गुजरात में हम डिजिटलाइज तरीके से सस्ते दामों पर कोटा की एजुकेशन दे पाएंगे, क्योंकि कोटा बच्चा आता है 1 लाख उसकी फीस होती है, रहने खाने का खर्चा होता है, लगभग 3 लाख रुपए उसका खर्च होता है। आने वाले 2 साल के अंदर में सर, मैं आपको आज ये चैनल पे बात कर रहा हूं ऑन रिकॉर्ड, के 3 लाख की जगह आने वाले समय में पूरे गुजरात को 3000 रुपए भी नहीं देने पड़ेंगे और उसे कोटा से बेहतर शिक्षा मिलेगी। तो आप पीपी सवानी सीएफई का ये एप्लीकेशन डाउनलोड करें, या हमारी नेट के ऊपर में आप जाके और इस ऐप को डाउनलोड करके ऑनलाइन तरीके से पढ़ सकते हैं। गौरव जी, बात कही थी हमारे पेरेंट्स के रोल की, बाद में स्टूडेंट की बात की जाए, क्योंकि पेरेंट्स तो बेचारे पैसे लगा के बच्चों को पढ़ाने की बात करते हैं, लेकिन स्टूडेंट का एक रोल अहम होता है, उसके बारे में क्या कहें? जी, इसकी सर शुरुआत में इस बात से करूंगा कि भारत जो है, भारत एक आध्यात्मिक राजधानी हुआ करता था पूरे विश्व के लिए। तो हमारे शास्त्रों में लिखा है कि स्टूडेंट का रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसका क्या धर्म है, उसका क्या कर्म है। तो एक श्लोक आता है कि काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निंद्रा त्वथैव चे अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। यानी एक विद्यार्थी के क्या लक्षण होते हैं? एक तो उसको खाना कम खाना चाहिए। आज के टाइम पे क्या होता है, मम्मी मेरे को पिज्जा चाहिए, मम्मी मेरे को बर्गर चाहिए। ये पिज्जा बर्गर जो है, ये
जो है इंग्लिश अमेरिकन या यूरोपियन कंट्रीज का कल्चर था। हमारे यहाँ क्या था, फल फ्रूट खाएगा बच्चा, भाकरी खाएगा, खाकरा खाएगा, जलेबी खाएगा। आज खाकरा, जलेबी, भाकरी की जगह जो है इन पिज्जा और बर्गर ने ले लिए। ये एक स्टडी भी सामने आया है कि सर ये जंक फूड खाने से बच्चों की मेंटल जो स्ट्रेंथ है वो काफी घट रही है, उनके अंदर गुस्सा बढ़ रहा है, उनके अंदर चिड़चिड़ाहट बढ़ रही है। तो एक तो मैं ये कहूंगा कि अल्पहारी होना चाहिए, जैसा कि श्लोक में लिखा है, गृह त्यागी। विद्यार्थी को गृह त्यागी होना पड़ता है। भगवान राम को भी अगर आप देखेंगे गुरुकुल जाना पड़ा, श्री कृष्ण को भी जाना पड़ा। तो आज हमारे पीपी सवानी अब्रामा कैंपस में लगभग 15,000 बच्चे रहते हैं। आप लोगों को शायद नहीं, हमारे कोटा में सर ऐसा कल्चर नहीं होता कि हम बच्चों को ज्यादा फ्री पढ़ाएं। जब मैं यहाँ पे आया, बापूजी से जुड़ा, तो मुझे कई सामाजिक कार्यों के बारे में पता चला पीपी सवानी के। और ये इसका जो है पूरा का पूरा गुजरात साक्षी है कि हजारों लड़कियों की शादी कराना जिनके पिता नहीं है, हजारों बच्चों को शिक्षा देना जिनके पिता नहीं है, हजारों उन बच्चों को अपने पास में रखकर खिलाना, उनकी शिक्षा की जिम्मेदारी परिवार की तरह लेना जो आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं है, वो पीपी सवानी ग्रुप ने करा। तो ऐसे ही विद्यार्थी को यह करना है कि उनको अपने मम्मी पापा का कहना, पेरेंट्स का कहना, बच्चों आप आंख बंद करके मानो, आपके पेरेंट्स और आपका टीचर कभी आपके लिए गलत नहीं सोच सकता, तो उनको मानना पड़ेगा। दूसरा, आपकी संगत का एक बड़ा असर है बच्चों। आज क्या होता है, हम हमारे दोस्तों की बात ज्यादा सुनते हैं। भाई जो दोस्त ने बोला, उसने कहा फेसबुक पे आना तू, व्हाट्सएप पे आना तू, तो ये हमें बिगाड़ता है। हमें ये देखना होगा कौन सा दोस्त हमारे लिए अच्छा है। आपकी संगत का कितना बड़ा असर होता है। आप देख सकते हो, पांडव 5 थे, अर्जुन था, युधिष्ठिर था, नकुल था, सहदेव था, भीम था, और उनका जो एडवाइजर था, उनकी जो संगत थी, वो भगवान श्री कृष्ण के साथ थी। और वहीं दुर्योधन था, जिसके पास इतना बड़ा राज, कारोबार, पैसा, धन दौलत, ऐश्वर्य, सब कुछ था, इतनी बड़ी सेना थी, पर उसका जो एडवाइजर था, उसकी जो संगत थी, वो दुर्योधन की संगत जो थी, वो मामा शकुनी की संगत थी। तो उस शकुनी की संगत से आप देख सकते हो, दुर्योधन जैसा जो महायोद्धा था, उसने पूरा कुल का विनाश कर दिया। और भगवान श्री कृष्ण की संगत में पांडवों ने, अर्जुन ने, आज भी हजारों वर्ष बाद जब वो हमारे बीच में नहीं है, तो भी आज हम उनके आदर्शों की चर्चा कर रहे हैं। तो बच्चों को आदर्श अपने जीवन में पूरे रखने पड़ेंगे, तब जाके वो आगे बढ़ पाएंगे। बच्चों की संगत अच्छी होनी चाहिए, ये पेरेंट को ध्यान में रखना पड़ेगा। आज हो सकता है आप करोड़पति हो, अरबपति हो, मगर अपने बच्चे को आप एक एक पैसे की कीमत समझाइए, एक एक पैसे की कीमत समझाइए। और इसके लिए आपको कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा। आपके गुजरात में अगर मैं बात करूं सर, तो महात्मा गांधी, जिनको हम बापू के नाम से जानते थे, उन्होंने सादगी की एक पहचान पूरे विश्व को और पूरी दुनिया को दी। और वो कहते हैं कि अगर आपको दुनिया बदलनी है तो पहले आपको खुद को बदलना पड़ेगा, और उन्होंने ये दिखाया। दूसरे अगर मैं बात करूं बापू की, तो मुरारी बापू जो हैं, उन्होंने पूरे विश्व को रामायण के माध्यम से आज बताया कि राम का चरित्र कैसा है। अगर बच्चे का आदर्श बच्चा आपको बनाना है, तो आपको बच्चे के चरित्र निर्माण पे काम करना होगा। चाहे रामायण हो, चाहे कुरान हो, चाहे गीता हो, चाहे बाइबल हो, सारे हमारे आध्यात्मिक जितनी भी किताबें हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सब बच्चे के चरित्र निर्माण पे ज्यादा फोकस करते हैं सर। सही बात है, आपने बहुत अच्छी बात की। जो एजुकेशन में रोल इन पेरेंट्स की बात की, स्टूडेंट्स की बात की, मैं स्कूल और कॉलेज, ये जो महत्व की अगर बात की जाए, इनका भी एक रोल बहुत कहीं ना कहीं इसमें होता है बच्चों के एजुकेशन में। तो उनका रोल कैसा होना चाहिए इंस्टीट्यूटों का? प्रश्न। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, आपका प्रश्न बताइए। हेलो। हाँ बताइए, आपका प्रश्न बताइए। आप जे व्यक्ति साथे मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं टेक्निकली फोन कट हो गया है। हाँ, अगर क्या कहा जाए कि अगर स्कूल और कॉलेज की या इंस्टीट्यूट की बात की जाए, उनका रोल कैसा होना चाहिए शिक्षा के इस घड़तर के? जी देखिए सर, हम तो कोटा में भी रहे और हमने देखा कि सरकार की पॉलिसीज में और कोटा में बहुत अंतर हुआ करता था, क्योंकि कोटा में बच्चा स्कूल नहीं जाता था, वो कोचिंग जाता था, आईआईटी और नीट की तैयारी करता था। और देश के जो टॉप बच्चे आते थे, यानी नीट का एग्जाम जैसे 14 लाख बच्चे देते थे, एम्स जो कि भारत का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है मेडिकल साइंस का, उसमें सारे टॉपर देने का काम ही कोटा ने करा। इंस्टीट्यूट डिफरेंट थे, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो आज के टाइम पे मेरा ये मानना है कि स्कूल जो है नई जो टेक्नोलॉजी है उसको एक्सेप्ट करने में देरी कर रहे हैं।
और लोग कहते हैं साहब आपकी कोचिंग को चलती है कोटा की, आप लोग कोटा में बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं बच्चों को, स्कूल क्यों नहीं पढ़ा पाते? बेसिकली अगर स्कूल बच्चे के करियर के हिसाब से बच्चे को पढ़ाएं तो बच्चे को दिक्कत नहीं होगी। तो अभी इस कोरोना के टाइम पे डिजिटल एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन काफी चल रहा है, उसमें बच्चों का इन्वॉल्वमेंट हो पाए ऐसी टेक्निक बनानी पड़ेगी स्कूल्स को, और टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप लोग ये सोचो आप उसी ऑफलाइन तरीके से पढ़ा रहे थे वैसे भी अब पढ़ा पाओगे, तो आप पढ़ा तो लोगे, फीस भी ले लोगे, मगर बच्चे के करियर में आप कोई नया बदलाव नहीं कर पाओगे। तो मेरा ये निवेदन है जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं, कोचिंग्स हैं, वो इनोवेशन को, टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करें, और न सिर्फ अपने फीस का कलेक्शन बढ़ाने के लिए बल्कि बच्चों की जिंदगी में आप क्या बदलाव ला रहे हो, इसलिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा। जी हमारे एक दर्शक का कॉल आ रहा है। जी। जी बताइए आपका प्रश्न। हेलो यादव जी, हाँ बताइए आपके। प्रश्न ये है कि अभी तो बच्चा मेरा ऑनलाइन तो पढ़ ही रहा है, जो आप बता रहे हो ना अभी, यादव जी ने बहुत अच्छी बात की ऑनलाइन, ये लॉकडाउन के पीरियड में, ठीक है। लेकिन अब ये रेगुलर क्लासरूम के लिए कैसे करना है फिर? मुझे पीपी सवानी में रेगुलर क्लासरूम में लेना है तो देखिए रेगुलर क्लासरूम के लिए अभी तो लॉकडाउन है, सभी जगह बंद है, पर खरगोश और कछुए की कहानी सुनी होगी सभी ने अपने जीवन में, कि खरगोश है, अभी 90% सूरत के बच्चे हैं या जो ऑर्गेनाइजेशन है वो खरगोश के उसमें, जिस दिन लॉकडाउन खुलेगा उस दिन हम तैयारी शुरू करेंगे। ऐसा नहीं है, जंग शुरू हो चुकी है, काम शुरू हो चुका है। मैं आपको बताऊं 6,500 से ज्यादा बच्चा आज पीपी सवानी सीएफई की एप्लीकेशन पे पढ़ रहा है, और हमने एक प्रोसेस करा है कि आप अभी इस पे पढ़ो और लॉकडाउन के बाद आप हमारे क्लासरूम में कन्वर्ट हो जाओ। इसी तरीके से आप लोग एक उस प्लेटफॉर्म से जुड़े ऑनलाइन भी, जैसे कि बाद में आपको वो ऑफलाइन में जोड़ पाए। ऐसा नहीं आप यूट्यूब पे कोई भी लेक्चर देख रहे हो, क्या यूट्यूब वाले का कोई स्कूल है, क्या बाद में वो आपको स्कूल की तैयारी करा पाएगा? या बहुत सारे आजकल डिजिटल कोचिंग दे रहे हैं, क्या वो डिजिटल कोचिंग वाला बोर्ड की तैयारी करा पाएगा? हमारे इसमें पीपी सवानी में एक फायदा ये है कि एक तो बच्चा सर एडवांस पढ़ पा रहा है, धीरे धीरे पढ़ रहा है, अच्छी एजुकेशन उसे मिल रही है, और आफ्टर लॉकडाउन ये पहले से ही हमने अनाउंस कर दिया है कि हमारे यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का पैरामीटर होगा। छोटे कोचिंग में क्या होता है, बच्चा आसपास बैठता है, जगह ही नहीं होती है, तो हमारे यहाँ तो पहले ही हो गया कि एक क्लास में 3 फीट की दूरी पे बच्चा बैठेगा, पढ़ेगा, वो आएगा बस में तो उसको सैनिटाइज कराएंगे। अभी ये बच्चा ऑनलाइन पढ़ सकता है आने वाले 2 महीने 3 महीने, और उसके बाद उसे हम ऑफलाइन में भी कन्वर्ट करेंगे। अगर ये मैं एजुकेशन की बात करूं, लॉकडाउन का टाइम जो जा रहा है बच्चों को अगर घर पे बैठ के अगर एजुकेशन में जो हमारा टाइम इतना जो कीमती है बच्चों का वो जा रहा है, तो उसके लिए उनको किस तरह से एजुकेशन घर में आप कर सकते हो, उसके थोड़े टिप्स दीजिए हमारे। मैं सर ये कहना चाहूंगा, और इसमें पेरेंट्स को भी ये कहना चाहूंगा, आजकल बच्चे आप लोगों से कहते हैं कि अरे पापा आपको कुछ नहीं पता, दादाजी आपको कुछ नहीं पता, हम ही समझदार हैं, हमें ही बहुत कुछ पता है। ऐसा नहीं है। आपका बच्चा जब भी इस तरीके की बात आपसे करे, आप उसको टोकें, रोकें। अभी भारतीय फौज ने इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि कोई भी आर्मी का जवान चाइना की कोई एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं करेगा अपने फोन में। ऐसे आपको अभी अपने बच्चों की फोन में कोई फेसबुक नहीं चाहिए, कोई यूट्यूब नहीं चाहिए, कोई आपको उसका जो इंस्टाग्राम है वो नहीं चाहिए। आप चेक करो, है तो उससे पूछो ना, भाई भगवान ने कहा है कर्म करो बच्चों, तो बच्चों का कर्म क्या है? फेसबुक चलाना कर्म है, व्हाट्सएप चलाना कर्म है, फालतू दोस्तों से दोस्ती करना कर्म है, या यूट्यूब पे कोई म्यूजिक देखना कर्म है? उसका कर्म है पढ़ाई करना। और पढ़ाई के लिए अगर बच्चा आपसे कहता है मैं फोन पे पढ़ाई कर रहा हूं, तो आप पीपी सवानी सीएफई का ऐप डाउनलोड करो और उसके बाद बोलो इस पे भैया आपकी सारी पढ़ाई हो रही है, और हम आपको जिम्मेदारी देते हैं कि इसमें ऐसी कोई भी कमी नहीं रहेगी कि आपके बच्चे को चाहे बोर्ड की तैयारी हो, चाहे स्कूल की तैयारी हो, चाहे जेई और नीट की तैयारी हो, कॉमर्स की तैयारी हो, वो सारी तैयारी हम इस एप्लीकेशन पे कराएंगे। इसमें मेरा खुद का पिछले 8-10 साल का कोटा का अनुभव लगा है, हजारों शिक्षकों की जो मेहनत थी कोटा में वो लगी है, सारा रिसर्च लगा है। तो पीपी सवानी सीएफई का ऐप आपके स्कूल की तैयारी के लिए, बोर्ड की तैयारी के लिए इनफ है सर। और पेरेंट का एक जिम्मेदारी है कि वो इधर उधर 4 जगह पे जो कह रहा है ना मैं पढ़ रहा हूं, अगर मैं आपसे बात करूं कि मेरे को फोन पे बात करनी है और मैं 4 फोन लेके एक ही कान पे लगाऊं तो लग पाएंगे? बिल्कुल नहीं लग पाएंगे। ऐसे आपका बच्चा यूट्यूब पे अलग पढ़ रहा है, कोई और फेसबुक पे अलग है, कोई उसने एक एप्लीकेशन अलग, तो 4-4 चीजों से पढ़ रहा है। हमारे यहाँ कहावत है सर, 2 नावों में जो सफर करता है वो डूबता है।
तो आप तो पीपी सवानी चाहे सामाजिक क्षेत्र हो चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, 1987 में एक छोटा सा बीज आज विशाल वट वृक्ष बन के पूरे गुजरात को नहीं बल्कि पूरे देश को एक नई दशा और दिशा दिखाने का काम कर रहा है। तो आप इस एप्लीकेशन के थ्रू, इसके अलावा किसी पेरेंट को कोई दूसरी एप्लीकेशन की जरूरत नहीं है। मैं आज ऑन रिकॉर्ड ये कह रहा हूं, विजय भाई मुझे मौका देंगे अगली बार आने का तो मैं फिर आके आपको ये प्रूव कर दूंगा। 2 साल जो बच्चा हमारी इस एप्लीकेशन भी पढ़ लेगा वो आईआईटी और नीट सेलेक्ट हो जाएगा। इसका मैं आपको प्रूफ भी बता देता हूं सर। आज गुजरात के बड़े बड़े, सूरत के बड़े बड़े, राजकोट का बच्चा, अहमदाबाद का बच्चा, यहां सूरत के दूसरे स्कूलों का बच्चा आज पीपी सवानी की एप्लीकेशन पे पढ़ रहा है। आज सुबह ही मेरे पास एक पेरेंट का फोन आया, उन्होंने कहा साहब मेरा बच्चा एक कंपनी, एसआर कंपनी है, उसमें पढ़ रहा है वहां पे उनका, तो बोले वो पढ़ता वहीं रहेगा क्योंकि हमारा दूर है आपका स्कूल, पर वो बोले आपकी एप्लीकेशन बहुत अच्छी है और वो बोल रहे हैं आप जितना पैसे हो वो पैसे लेके मेरे बच्चे को इस एप्लीकेशन पे पढ़ाओ। तो हमने उनसे निवेदन करा कि सर आपके सुझाव, आपका ये कहना कि हमने आपकी बच्चे की जिंदगी में एक बदलाव लेके आया है, यही बहुत है। हम इस बच्चे को पढ़ाएंगे और इसका करियर भी बनाएंगे, ये जिम्मेदारी के साथ मैंने उनसे बात कही। तो पीपी सवानी सीएफई का ऐप आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, वही आपके बच्चे के करियर में, उसकी सक्सेस में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। बहुत अच्छी बात की आज हमारे कार्यक्रम की ये बहुत शुरुआत जो बच्चों के एजुकेशन के लिए, बच्चों को कहीं ना कहीं भविष्य बनाने की जीटीपीएल गुजरात न्यूज ने एक मुहिम छेड़ के रखी है। कहीं ना कहीं बच्चों के भविष्य को और एजुकेशन की चिंता को लेकर हम ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने का दर्शकों को प्रयास किया। आने वाले समय में भी ये प्रयास जारी रहेगा। हमारे कार्यक्रम के अंत में बच्चों को क्या टिप्स देना चाहेंगे आप? अभी ये जो लॉकडाउन टाइम में उनको कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, अपना कॉन्सेंट्रेट कैसे करना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन ही उसके जो पूरे जीवन का बदलाव का जरिया है, तो उसके लिए आपके जो कुछ सुझाव होंगे हमारे? देखिए बच्चों, अभी बोर्ड्स की परीक्षाएं खत्म हो चुकी हैं। एक तो आपको 10वीं के बाद सब्जेक्ट चुनना है, सबसे बड़ा काम है। साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है, आर्ट्स लेना है। मेरे हिसाब से जो भी बच्चे का परसेंटेज आप ये डिसाइड कर लें, 60% से ऊपर जिसका आ रहा है 10th में, वो साइंस की तरफ सोच सकता है। पता चला आपके 10th क्लास में 40% है और आप कह रहे हो मम्मी पापा के, कभी भी मम्मी पापा के कहने पे करियर नहीं चुनना है, उनका सुझाव लेना है। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो आपकी फैमिली में, आस पड़ोस में, रिश्तेदारों में कोई डॉक्टर है तो एक बार उनसे बात करो, सर आपकी लाइफ कैसी चल रही है, आगे जाके क्या क्या दिक्कतें आती हैं, क्या क्या परेशानियां आती हैं। अपने टीचर्स से कंसल्ट करो और जो आपके बड़े बहन भाई पास आउट हो चुके हैं उनसे आप कंसल्ट करो। तो ऐसे तो आप सब्जेक्ट चुन सकते हैं। साइंस में बहुत सारा, अगर गूगल के सीईओ की मैं बात करूं सर, तो उसने भी आईआईटी क्रैक करा था। आज वो पूरे विश्व को, आप कुछ भी करने के लिए गूगल करते हो, गूगल बाबा, तो उस गूगल बाबा का जो हेड है आज वो एक भारतीय है। दूसरा, आप लैपटॉप और कंप्यूटर चलाते हो, बिल गेट्स, सबको पता है कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। आज बिल गेट्स ने भी जो जिम्मेदारी दी है उसकी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट को चलाने की, वो एक इंडियन को दिए, सत्य नडेला को दिए। तो आज अगर आप साइंस चुनते हो तो आपको अलग बेनिफिट्स हैं, आप इंजीनियर बन सकते हो। साइंस लेने के बाद में अगर आपका राजनीति में जाने का भी मन है तो अरविंद केजरीवाल भी आप देख रहे होंगे, आज मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्हें कोई नहीं हरा पा रहा। मगर दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं सर, अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने मैं, आप हो सकता है कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट लगे पर इसमें कोई गलत बात नहीं, वो एक आईआईटीएन है, तो वो मोदी जी को टक्कर देते हैं। आप देखो, और कोई नहीं दे पा रहा, ना विश्व में और ना जो है राज्य में। तो अगर आप पढ़ लिख के चाहे राजनीति में जाते हो, चाहे आप व्यापार के क्षेत्र में जाते हो, तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगा। दूसरी चीज, अभी जेई और नीट का एग्जाम आ रहा है बच्चों। 26 जुलाई को नीट का एग्जाम है और 18 जुलाई से लेकर 23 जुलाई तक डेट्स आ चुकी हैं। जेई मेंस का एग्जाम है। तो जो खासकर 12th में अभी बच्चे हैं जिनको ये एग्जाम देना है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा 60 डेज का एक्शन प्लान बनाएं। हमने 60 दिन का एक्शन प्लान सर बनाया है और मैं आपको बताऊं ये क्यों काम में आता है। जैसे इस बार भी गुजरात में, पूरे गुजरात में जेई के अंदर में, जेई मेंस में 100 में से 99.80% लाने का काम किसी ने करा, तो पीपी सवानी सेंटर फॉर एक्सीलेंस के बच्चे ने करा। हमने करके दिखाया, हम बातें नहीं कर रहे सर, हमने करके दिखाया कि एक सिस्टम आया, उससे बच्चों को फायदा हुआ। तो इन 60 दिनों में बच्चे अपने रिवीजन का प्लान बना के जेई और नीट का एग्जाम दे। 10वीं के रिजल्ट का इंतजार ना करे कई पेरेंट, वैसे तो आने वाला है। हमारे साथ में कई बच्चे पहले से ही तैयारी करने लग जाते हैं। ऐसा नहीं आपको शाम को भूख लग रही है तो आप दिन भर नहीं सोचते, बल्कि आप शाम को क्या खाना है ये मन में एक थॉट रहता है। सोचो, जब रोज के खाने का थॉट रहता है तो आप अपने भविष्य का थॉट कैसे लेके नहीं चल रहे हो। तो अभी से आप अपना सब्जेक्ट लें। साइंस लेना है तो साइंस के हिसाब से जो बेस्ट ऑप्शन मैंने आपको बताया है, सेंटर फॉर एक्सीलेंस का, पीपी सवानी का ये जो ऐप डाउनलोड करके आप घर बैठे पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। कहीं बाहर जाने की नहीं है। पेरेंट की ये जिम्मेदारी है कि वो बच्चों की संगत को चेक करें
और उनको पढ़ाई में सपोर्ट करें, घर का माहौल अच्छा रखें। बहुत अच्छी एजुकेशन मोटिवेशनल, हमारे जो गौरव जी यादव है एजुकेशन के मोटिवेशनल ट्रेनर है, उनको बहुत बहुत शुक्रिया कहेंगे। गौरव जी आप हमारे स्टूडियो में, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सर एक आखिरी 2 लाइनों से अंत करूंगा, क्योंकि मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। जो एक डिबेट में अच्छी बात ये होती है कि इंटेलेक्चुअल 2 लोगों के बीच में बात हो। विजय भाई ने जिस तरीके के प्रश्न पूछे, अगर मैं बात करूं, मैं सचिन तेंदुलकर था तो इन्होंने शोएब अख्तर की तरह एक से एक बड़ी गेंदबाजी मुझ पे करी। पर ये गुजरात के भविष्य की बात जो हमने करी, मुझे लगता है सभी अभिभावकों को और बच्चों को इसका फायदा मिलेगा। आज जो यहाँ पे समुद्र मंथन हुआ गुजरात की शिक्षा को लेकर, कोरोना के बाद शिक्षा के भविष्य को लेकर, इसमें से अमृत जरूर निकलेगा, विष नहीं निकलेगा और आपको फायदा होगा। मैं 2 लाइनें गा के बच्चों को समर्पित करता हूं गुजरात के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। धन्यवाद। बहुत खूब धन्यवाद गौरव जी। तो दर्शक मित्रों, जिस तरह से गौरव जी ने बात की, आपके भविष्य की, आपके परिवार के भविष्य की अगर नींव है तो आपके बच्चे हैं। अगर आपके बच्चों को आप ठीक से उनका जतन कीजिएगा, रख रखाव और उनकी शिक्षा में ध्यान दीजिएगा, तो आपका परिवार बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ सकता है। यही कामना के, शुभकामनाओं के साथ हम आपसे विदाई लेते हैं। नमस्कार।